तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओएस। और आज कंटिन्यू करेंगे बातें किसकी, रैम। तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, करते हैं स्टार्ट। क्विक रिकैप, हमने देखा था वन न्यूमन आर्किटेक्चर, मेमोरी सीपीयू से कैसे इंटरफेस करती है, वो सब देखा था। हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम एक्सेसिंग ईच अदर्स मेमोरी एलिमेंट्स, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल मेमोरी, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेसेस, एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है देखा था, और थोड़ा बहुत डायनेमिक लोडिंग। एक चीज और होती है डायनेमिक लिंकिंग। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज आपने .dll फाइल सुनी होंगी अगर आपने विंडोज यूज किया है। लिनक्स में इतनी विजिबल नहीं होती बट होती है, वहां पे भी है। डायनेमिक लिंकिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन में ये चीज़ देखी थी ना कि पहले जो वेरिएबल होता है फिर उसे एक इंटरिम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो एड्रेस बनता है। तो यहाँ पे लिंकर का काम क्या होता था कि वो जो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं जो कि इस प्रोग्राम को चाहिए, वो लिंक करके रख देता था एग्जीक्यूटेबल के अंदर। तो इससे होता क्या है कि एग्जीक्यूटेबल का साइज बहुत बढ़ जाता है। इस चीज़ को स्टैटिक लिंकिंग बोलते हैं। अभी डायनेमिक लिंकिंग क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं वो एक टेंजेबल सेकेंडरी स्टोरेज की एक फाइल में स्टोर कर दी जाती हैं, वो सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स, वो सारी लाइब्रेरीज, और उनको बोला जाता है .dll, डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज। ठीक है, तो होता क्या है कि रादर देन एट कंपाइल टाइम ये लिंक होती हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे। एग्जीक्यूशन टाइम पे लिंक होती हैं। व्हाट इट डज इज इट कीप्स द एग्जीक्यूटेबल लाइट वेट, एंड इफ दे आर गेटिंग लिंक्ड एट रन टाइम तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, वर्जन्स मैनेज करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई लाइब्रेरी है, crypt.dll है, इसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं, तो इसका मान लो मैंने वर्जन बढ़ा दिया, कुछ एल्गोरिदम्स बढ़ा दिए, घटा दिए, बट आई हैव एन एप्लीकेशन दैट इज यूजिंग एन ओल्डर वर्जन, तो वहाँ पे समस्या आ सकती है। उसको वो एल्गोरिथम नहीं मिलेगा जो मेरे नए वर्जन ऑफ लाइब्रेरीज में नहीं होना चाहिए। तो वर्जनिंग, ये जो शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, हो सकता है कि ये दो अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ सेम टाइम पे, चार अलग एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ सेम टाइम पे। तो डायनेमिक लिंकिंग में कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स समस्याएं आती हैं। ये सारा रेजोल्यूशन करना किसका काम होता है, ओएस का काम होता है। तो इस चीज को बोल देते हैं डायनेमिक लिंकिंग। फिलहाल आगे चलते हैं, शुरू करते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो जो मेन मेमोरी होती है ना, पहले यहाँ लिख देते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब एक साथ मेमोरी एलोकेट करना। नाउ द मेन मेमोरी इट हैज टू अकोमोडेट ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोसेसेस दोनों को। तो अगर हमारे पास ये मेन मेमोरी है, कुछ हिस्सा उसका ओएस ले लेगा, बाकी हिस्से में यूजर की प्रोसेसेस आएंगी। अच्छा, ओएस 0x0000 यहाँ से शुरू होगा लोअर बाउंड से, या फिर यहाँ पे, या फिर कहीं बीच में देखना पड़ता है। यहाँ पे 0xFFFF समथिंग समथिंग यहाँ पे ओएस होगा कि यहाँ पे, या फिर बीच में कहीं पे। तो ये चीज ओएस खुद ही डिसाइड करता है, और कौन से फैक्टर्स को लेकर डिसाइड करता है। हार्डवेयर बेस्ड फैक्टर्स लाइक इंटरप्ट वेक्टर एंड काफ़ी और चीज़ें होती हैं, ये सब माइक्रो प्रोसेसर में दिखाई देंगी हमें। तो ओएस डिसाइड करता है कि वो कहाँ बैठेगा जाके मेमोरी में। द पॉइंट इज कि हमें बहुत बड़ा सा स्पेस चाहिए होता है यूजर प्रोसेस के लिए, बिकॉज we can have multiple user processes running at the same time. So there needs to be a one big block of memory available for user processes. Contiguous memory allocation क्या कहता है? It says कि एक प्रोसेस, वन यूजर प्रोसेस शुड एलोकेट इन अ वन सिंगल कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जैसे मैंने यहाँ से 0xAF1F से लेके ऐसे 0xF2F यहाँ तक एक ब्लॉक एलोकेट कर दिया, तो सारी की सारी यूजर, एक सिंगल यूजर प्रोसेस के सारे एलिमेंट्स इस ही ब्लॉक में होने चाहिए। और ऐसा क्यों जरूरी है? आपको याद होगा हमने बेस और लिमिट की बात करी थी, तो वो स्टोर होते हैं अपने सीपीयू रजिस्टर्स में, वहाँ से पीसीबी में कॉपी होके कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं। तो अगर हमारे पास एक बेस होगा और एक लिमिट होगी, मे बी 100 की लिमिट है, तो हमें ये पता रहेगा कि ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक मेमोरी में स्पैन करता है, और हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, ताकि ये इस ही रेंज के अंदर एड्रेसेस एक्सेस करे, और ओएस प्रिवेंट करेगा और बाकी प्रोसेसेस को कि वो इस रेंज को एक्सेस ना करें, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस है। सो एज डिस्कस्ड ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये जो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है,
तो ओएस क्या करता है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेता है। वो कहता है कि अच्छा ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक स्पैन करती है, ये मेमोरी में यहाँ पे है, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक चलती है मेमोरी में। इससे पता चलता है कि कौन से हिस्से फ्री हैं और कौन से फ्री नहीं हैं, ओएस को ये पता चलता है। अच्छा, तो ये जो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की स्कीम है, इसमें थोड़ी सी एक समस्या आती है। उस समस्या को बोलते हैं होल, द प्रॉब्लम ऑफ होल। मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ओएस है, मेरे पास बहुत मतलब पूरी मेमोरी खाली पड़ी है। लेट्स से कि प्रोसेस 1 आया, वो यहाँ बैठ गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब क्या होगा, लेट्स से प्रोसेस 3 का काम हो गया तो ये जगह खाली हो गई। फिर प्रोसेस 6 का काम हो गया तो ये जगह खाली हो गई। अब क्या होगा कि प्रोसेस 8, मान लो उसको इतनी जगह चाहिए मेमोरी में आने के लिए, तो प्रोसेस 8 ना तो यहाँ आ पाएगा ना तो यहाँ आ पाएगा, क्योंकि उसको इतनी बड़ी जगह चाहिए। एंड इफ यू सी, मेमोरी में बहुत सारे ऐसे होल्स क्रिएट हो गए हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ होल्स। फ्रैगमेंटेशन पे भी आएंगे, फ्रैगमेंटेशन 99% ऐसा ही होता है, दिस इज फ्रैगमेंटेशन एक्चुअली। तो अभी इस सिनेरियो में प्रोसेस नंबर 8 आ नहीं सकता है यहाँ पे, आइदर 4, 2, 5 इनमें से कोई अगर छोड़ के जाएगा तो 8 आ सकता है। तो मान लो कि 4 छोड़ के चला गया, तो अब क्या होगा कि अब इन ब्लॉक्स में 8 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। ऐसे लिख दे रहा हूँ, डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। अब इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। इस हिस्से पे आते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशंस। क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ। तो ये होते हैं 3 सोल्यूशंस, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में क्या होता है कि बहुत सारी स्पेसेस हैं हमारे पास, लेट्स से कि ये सब ऑक्यूपाइड हैं और ये सब एम्प्टी हैं। तो फर्स्ट फिट में क्या होगा कि हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे और पहली स्पेस जो खाली मिलेगी वहां पे डाल देंगे अपना नया प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल P20 आया, इसको चाहिए 2 स्पेसेस। अब 2 स्पेसेस यहाँ पे भी हैं, 2 स्पेसेस यहाँ पे भी हैं, 2 स्पेसेस यहाँ पे भी हैं। तो P20 कहाँ जाएगा, P20 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो यही दोनों स्पेसेस खाली हैं, P20 चला जाएगा इसमें। अब अगर P50 आता है और उसको 3 स्पेसेस चाहिए, तो वो तो यार आ नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे आ गया है P20, ये एक जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो इट हैज टू वेट। नेक्स्ट सोल्यूशन इज बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट क्या करता है कि इट फाइंड्स द स्मॉलेस्ट होल विच कैन अकोमोडेट द प्रोसेस। तो लेट्स से अब P20 आता है और इसको चाहिए 2 स्पेसेस, तो वो इसको नहीं, यहाँ पे आके P20 को अकोमोडेट कर देगा, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट होल विच कैन अकोमोडेट P20। अगर सामने यहाँ पे एक और स्पेस खाली होती तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हैं। देन कम्स द वर्स्ट फिट। अब वर्स्ट फिट क्या करता है, वो सबसे बड़ा होल सर्च करता है। तो सपोज P20 आया तो अभी तो इसमें आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पेसेस खाली हैं। तो क्या करेगा, वो P20 को यहाँ पे डाल देगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जगह खाली है। दिस इज द वर्स्ट फिट स्कीम। इन जनरल फर्स्ट फिट फास्टेस्ट होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बेस्ट फिट और थर्ड पे आता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट इज द एक्चुअली द वर्स्ट स्कीम विच यू कैन अप्लाई इन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन की हमने बात करी थी, ये जो होल्स बन जाते हैं ना यहाँ पे, इसी चीज को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है, तो लेट्स से हमारी मेमोरी कुछ डिस्क्रीट साइजेस में डिवाइडेड है। तो लेट्स से ये 5 है, ये 8 है, और इसको 1 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई प्रोसेस है, उसे 6 स्पेसेस चाहिए थे, तो यहीं पे आएगा। यहाँ पे कोई प्रोसेस है, उसे 4 स्पेसेस चाहिए थे। यहाँ पे कोई प्रोसेस है, उससे 2 ही स्पेसेस चाहिए थे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो चंक्स छूट जाते हैं ना, 1 का चंक ये छूटा, 2 का चंक ये छूटा, जो 2 का चंक ये छूटा, इसको बोलते हैं कि मेमोरी फ्रैगमेंट हो गई, टूट गई। इस चीज को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि मेमोरी वेस्ट होती है, बिकॉज अगर हमारे पास ये पूरा 5 का कंटिग्यूअस ब्लॉक हमने डिसाइड किया मेमोरी का, तो क्या होगा कि यार ये वाला हिस्सा तो वेस्ट हो ही रहा है, 8 वाले में ये हिस्सा वेस्ट हो रहा है, तो इससे वेस्टेज होता है। और ये प्रॉब्लम तो हर इसमें आती है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, सब में आती है प्रॉब्लम फ्रैगमेंटेशन की। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक होता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। तो इंटरनल एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता क्या है, हमने दोनों चीजें देख ली हैं एक्चुअली अनजाने में, और हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे जो चीज देखी थी वो थी एक्सटर्नल, और यहाँ जो चीज देखी वो है इंटरनल। मतलब कि लेट्स से हमारी मेमोरी कुछ फिक्स साइज ऑफ चंक्स में डिवाइडेड है, सब 8-8 बाइट के चंक्स हैं, 8, 8, 8। ठीक है, अब लेट्स से कोई प्रोसेस आता है यहाँ पे, इसको कर देता है फिल। ठीक है, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो बचा, इसको बोल देंगे, ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो होल है, ये बना है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन।
मतलब कि पूरा पूरा ब्लॉक छूट गया है, बाकी ब्लॉक्स प्रोसेसर्स ने कवर कर लिए, एक बीच में कोई ब्लॉक छूट गया, वो होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब फॉर एग्जांपल यही केस है, और हुआ क्या कि कोई प्रोसेस आया 6 बाइट का, एक आया 7 बाइट का, ये पूरा 8 बाइट का आ गया, ये पूरा 8 बाइट का आ गया, ये आया 5 बाइट का। तो ये जो बची हुई स्पेस है 2 बाइट्स, 1 बाइट, 3 बाइट्स, ये जो बीच में छूटी हुई स्पेस है, इसको बोल देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का आई थिंक डिफरेंस बहुत आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के फ्रेगमेंटेशन होते हैं प्रोसेसेस को मेमोरी में बैठाने में, इसको डील करना पड़ता है ओएस को। अच्छा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो कोई ऐसा सोल्यूशन होता नहीं है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या करता है कि स्पेसेस शफल कर देता है। तो लेट से ये स्पेस खाली है और ये सारी भरी हुई हैं, तो वो क्या करेगा, ओएस इसको और इसको कर देगा स्वैप। उससे क्या होगा कि ये जो खाली स्पेस है, ये वाला प्रोसेस उठ के यहाँ आ जाएगा और ये जगह हो जाएगी खाली। तो इस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन बोलते हैं। हर केस में पॉसिबल नहीं होता है, कहीं कहीं पे ही होता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब इस रजिस्टर की वैल्यू, इनके मेमोरी एड्रेसेस, बेस और लिमिट वगैरह सब अपडेट करनी पड़ेगी, तो काफ़ी सारा इसमें कॉस्ट अलग से भी लगता है कॉम्पैक्शन में। एक और सोल्यूशन होता है जिसे हम डिटेल में देखेंगे, उसको बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग मीन्स योर लॉजिकल एड्रेसेस कैन बी नॉन कंटिग्यूअस। मतलब कि अगर प्रोसेस को 8 बाइट चाहिए तो 8 बाइट कहीं पे भी हो सकते हैं मेमोरी में। दिस एक्चुअली फ्लाइज इन द फेस ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कि यार कंटिग्यूअस हम क्यों कर रहे थे वो सब हमने देख लिया, अब कंटिग्यूअस नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह नॉन कंटिग्यूअस कर रहे हैं। अब कैसे फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कहीं पे भी हो सकते हैं। लेट से 1 बाइट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, 1 बाइट डेटा यहाँ पे है, 1 बाइट डेटा यहाँ पे, सेम प्रोसेस का है, कुछ इस तरीके से। इस चीज को बोल देते हैं पेजिंग। पेजिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, अभी हम आ गए पेजिंग पे, तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको मैं इक्वल चंक्स में, लेट्स से 4-4 बाइट के चंक्स में मैंने डिवाइड कर लिया, एंड एज नीडेड मैं उसे मेमोरी में लोड कर सेकेंडरी स्टोरेज से, तो इसको बोलते हैं पेजिंग, इस चीज को। और जैसे ये 4 बाइट का अगर मैंने पेज बनाया हुआ है, तो मेरा मेमोरी में एक 4 बाइट का फ्रेम भी होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम साइज का। तो जिस साइज का मेरे पास फ्रेम होगा, उसी साइज का मैं पेज काटूंगा प्रोसेस से, नॉट दी अदर वे अराउंड। ठीक है, तो ये जो पेज होगा ये उठ के आ जाएगा मेमोरी में। ये वाला पेज उठ के कहीं हो सकता है यहाँ आ जाए, ये वाला उठ के कहीं यहाँ आ जाए, मतलब जहां भी खाली जगह मिले। तो इससे ये नहीं होगा कि जगह शफल हो गई, बीच में जगह छूट गई, होल छूट गया, फ्रेगमेंट हो गया, ये सब नहीं होगा। तो इस चीज को पेजिंग बोल देते हैं। अभी वैसे काफी समय हो गया है, तो पेजिंग को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना बता देता हूँ कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा, हमने पहले क्या देखा था, इसीलिए मैं एग्जैक्ट सेम व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट रहे। सीपीयू क्या करता था, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता था, उस लॉजिकल एड्रेस को अपना मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रिलोकेशन रजिस्टर की मदद से देख के एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता था, डेटा लेके आके वापस सीपीयू को दे देता। ठीक है, अभी भी कुछ वैसा ही होगा, बट इंस्टेड ऑफ रिलोकेशन रजिस्टर वी विल हैव पेज टेबल। ठीक है, तो रिलोकेशन रजिस्टर का ही एक तरीके से फॉर्म समझ लीजिए, दिस इज अ पेज टेबल जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास होगा। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे, तो सीपीयू जनरेट करेगा एक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। अब लेट से कि इस 4 बाइट में मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सीपीयू मुझे बताएगा पेज नंबर क्या होना चाहिए। जैसे कि ये पेज नंबर हो गया लेट से 500, तो सीपीयू बताएगा कि 500 पेज नंबर का कौन सा पार्ट, 1 2 3 4 बाइट है ना ये, तो लेट से तीसरा पार्ट उसको चाहिए। तो वो एक ऑफसेट दे देगा यहाँ पे और कहेगा कि मुझे 500 पेज का बाइट नंबर 3 चाहिए। अब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो देखेगा अपना पेज टेबल में कि ये पेज नंबर कौन से फ्रेम में है, क्योंकि मेमोरी में तो फ्रेम है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेम। ठीक है, तो पेज को कौन से फ्रेम में कन्वर्ट करना है वो इस टेबल में लिखा हुआ है। तो 500 पेज फ्रेम नंबर 8000 में हो सकता है। ठीक है, तो कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे बोल देगा कि अच्छा ठीक है, पेज नंबर 500 है तो फ्रेम नंबर 8000, और ऑफसेट एज इट इज कॉपी होता है बिकॉज हमने देखा कि एग्जैक्ट पूरा पेज उठ के फ्रेम में आ जाता है, इसलिए ऑफसेट एज इट इज कॉपी करके हम मेमोरी से डेटा निकाल के दे देंगे सीपीयू। तो ये पेजिंग का प्रोसेस होता है, इसमें डीप में जाएंगे बिल्कुल अगले वीडियो में। फिलहाल आ जाते हैं वापस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पता चले कि अगला वीडियो कब आ रहा है, वो घंटी वाला आइकन दबा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, मतलब
एक भी बीच में कोई वीडियो छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा से वो देख देख जरूर लीजिएगा पूरा सीरीज एक साथ, क्योंकि मेमोरी का क्या है ना, मेमोरी में एक लाइन से पूरा लॉजिक बंधा हुआ है। ये चीज इसमें भी यूज होगी, जो पहली चीज है वो आखिरी पार्ट तक यूज होगी, जो सेकंड पार्ट में यूज करेंगे वो आखिरी पार्ट तक यूज होगी। तो पूरा एक चेन है, बिल्कुल सीधा बंधा हुआ चेन है, और पूरा सीरीज जरूर देखना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और तब तक के लिए बाय।